चलिए, तो पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव, जो वेव हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो रेडिएशंस निकल रहे अपने लाइट में से, हम उसको जनरली रेफर करते हैं फोटॉन्स, और यहां पर क्या रेफर करते हैं उसको, क्वांटा। अरे याद है क्या आपको? तो एक्चुअली जो वेव है वो कई पार्टिकल से मिलकर बनी है। जो वेव आ रही है वो कई पार्टिकल एक के पीछे एक इस तरह से है, और ये एनर्जी पैकेट्स हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी जैसे एक दूसरे को एनर्जी देते, बताया ना मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके अंदर एनर्जी होती है। छोटे छोटे पैकेट्स है वो, लेकिन इतने छोटे हैं कि हम उसको देख नहीं सकते, ये वो वाले हैं, और कंटिन्यू एक दूसरे के पीछे वो वेव के फॉर्म में होते हैं। तो इसके ऊपर यहां पर हम बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको प्लंक्स ने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लंक को इसका क्रेडिट जाता है 1900 में। इसने उसके ऊपर बहुत, ये इसको आप देख सकते हैं, वो आपको देख रहा है, ठीक है, ओके। चलो, तो ये इसने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव के जैसा बिहेव करती है, एंड ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। उसमें पार्टिकल नेचर भी है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर भी है। मतलब उसमें वेव, और वो जो वेव है वो एक के पीछे क्या रहे, पार्टिकल्स आ रहे ऐसे, ठीक है। तो दोनों कॉमन होता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं ड्वेल नेचर, जो शुरू में अपन ने बोर के पॉइंट में देखे थे, ड्वेल नेचर। तो इसके पोस्टुलेट्स में यानी पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पर, अ बॉडी emits of absorb electromagnetic radiation is the form of discontinuous energy packets। क्या मतलब? ऐसा बैठने से समझ में नहीं आता है। हाँ, आपको मैं जैसे आपको पूरा एनर्जी के साथ देख रहा हूं, आपने उतना एनर्जी के साथ उसको लेना है तो समझ में आता है, ठीक है। ऐसा पड़े रहे ऐसे तो कुछ भी नहीं आता, ये ऐसे पड़े रहते कुछ ऐसे आगे, ऐसा लगता जबरदस्ती लाके ऐसे बिठा दिए, है ना। हाँ, और बोले चलो बोलो कबूल है बराबर। अरे थोड़ा अलर्ट बैठो, जागो जरा, ठीक है। हाँ, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? एक पार्टिकल, उसके पीछे दूसरा पार्टिकल, उसके पीछे तीसरा पार्टिकल, ये कंटिन्यू इस तरह रहते हैं। मतलब ये जो एक वेव है इसमें कई छोटे 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 पार्टिकल्स है जो एक के पीछे एक जा रहे हैं। समझो इनकी बारात है ये एनर्जी बंडल्स की क्या है, बारात है। बारात ऐसी जाती ना, हाँ, लेकिन आजकल बारात बस में भर के जाती ना, पहले बारात रास्ते पे जाती थी, बराबर है कि नहीं। चींटियों को देखा आपने, चींटियों को कैसे चलते एक के पीछे एक लाइन से, हाँ, और टर्न भी करते तो एक साथ पूरे ऐसे लाइन, वेव भी बनाते तो ऐसे बनाते ना। बस एनर्जी बंडल्स ऐसे ही वेव के फॉर्म में एक के पीछे एक जाते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है प्लंक कि ये सिर्फ वेव नहीं है, वेव के साथ साथ ये पार्टिकल भी है, क्योंकि ये जो वेव तैयार हुई है ये छोटे 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 एनर्जी बंडल से बनी है। जैसे समंदर की भी जो वेव तैयार होती है उसमें कई वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, अरे बोलो ना। वैसे ही चींटियां अगर वेव की फॉर्म में जा रही है तो एक के पीछे कई अलग अलग चींटियां है ना, एक चींटी दूसरी चींटी से अलग है ना, क्या चिपकी हुई है? अरे अलग अलग रहते ना, हाँ, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यू, अलग अलग है। तो ये जो एनर्जी बंडल्स रहते हैं, पैकेट्स, ये डिसकंटिन्यू रहते हैं। क्या रहते हैं ये? डिसकंटिन्यू। इसे इन डिसकंटिन्यू पैकेट्स को, एनर्जी बंडल्स को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं उनको? क्वांटा। अब हम उसको ऐसे एनिमेटेड बता सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए कोई ऐसा स्पेशल उसका पिक्चर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अपनी आईज से उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हम उसको एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। ईयर 2000 में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया था, कुछ तो भी अहमद, कुछ तो भी नाम था उनका, इजिप्शियन है वो,
उन्होंने एक पहला इंस्ट्रूमेंट बताया कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं। उस रिएक्शन को उन्होंने कंप्यूटर से कनेक्ट करके एनिमेट किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला उसके ऊपर। ठीक है, खैर अभी हम बाद में आ जाते हैं उस पॉइंट पर। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम या क्वांटा, जो मैंने बताया दोनों करेक्ट है। द पैकेट्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन्स, जो लाइट के पैकेट्स उनको फोटॉन्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पैकेट्स उनको क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा। समझो आपको, डिसकंटिन्यू मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फोटॉन्स और ये क्वांटा, दिखने में दोनों सेम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो भी क्वांटा जो पार्टिकल वेव के साथ आ रहा है, तो क्या बोल रहा हूं, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेशन में किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो चलो पहले मेरे को आप ये बता दो फ्रीक्वेंसी क्या है, वी। हाँ, फ्रीक्वेंसी को क्या बोले थे हमने, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ सेकेंड, बराबर है, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितने वेवलेंथ गए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझा, एक सेकेंड में 1,00,000 वेव गए और दूसरा एक सेकेंड में 2,00,000 वेव गए, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आपको, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और वो वेवलेंथ पे डिपेंड है। तो वेवलेंथ अलग, फ्रीक्वेंसी अलग, और फ्रीक्वेंसी अलग तो उस क्वांटा की एनर्जी अलग। तो हर क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करेंगी उसके किस पर, या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेंगी उस क्वांटा की एनर्जी पर। समझा आपको, सिंपल सी बात है ना। एक क्वांटा है बहुत तेज भाग रहा है, मतलब उसका वेव नेचर बहुत फास्ट है एकदम, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगी ना। और एक क्वांटा है थोड़ा बड़ी वेव बना रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। समझा आपको, ठीक है। चलो, तो एनर्जी ऑफ क्वांटा पार्टिकल मतलब ई, याद रखिए अब ये जो टर्म्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो वी से यानी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन में है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। ये ऐसा सोने से तो कभी समझेगा नहीं, खड़े हो जाओ, इससे नींद उड़ती है। जागते रहो। हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। पॉइंट नंबर 3 कि जितना क्वांटा का एनर्जी ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। E is directly proportional to V, या V is directly proportional to E। आप दोनों को यहां पर ले सकते हैं। बात चल रही है एनर्जी की, तो हम लिखेंगे E is directly proportional to V, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहां पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म यहां पर यूज होने वाला है प्लंक्स कांस्टेंट यानी H, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, प्लंक्स कांस्टेंट। तो एक पॉइंट तो आपको पता है ना, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं, यहां पर H की जगह पर कौन था पहले, प्रोपोर्शनलिटी की साइन। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं और उसको इक्वल में लिखते हैं, तो क्या यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट। तो जनरली हम K कांस्टेंट यूज करते हैं। एसिड बेस में मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, लेकिन अपन ने जो एसिडिटी का कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब अपने को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, वहां इक्वल यूज करना है, तो क्या लिखते हैं अपन, A इज इक्वल टू KB। समझा आपको, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। यहां हम K भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। अब प्लंक्स ने बोला H लो, तो अपन H ले लेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे समझा क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मतीन ने अगर ये इक्वेशन बनाए होते तो उन्होंने यहाँ M रखते थे, और उनका दिल बोलता था M रखने का, तो रखते थे। और बराबर है कि नहीं है। तो प्लंक्स ने उसको यहां पर रख दिया H, तो E इज इक्वल टू H इंटू V। तो H है प्लंक्स कांस्टेंट, E एनर्जी, और V है फ्रीक्वेंसी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है और आपको नोट करना है। आपको जो पेजेस मिलेंगे, और ये प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, कितनी है उसकी वैल्यू, 6 पॉइंट। ये आपने पढ़े हुए फिजिक्स में भी आया होगा आपको ये।
आया था? नहीं आया था? साइड इक्वेशन ये थोड़ा सा फिजिक्स में नहीं हुआ अभी आपका, ये हुआ होगा, कहीं ना कहीं आया होगा। नहीं, आपका ईएम वेव नहीं हुआ? अरे ईएम वेव चैप्टर हुआ है क्या आपका? तो उसमें आया होगा ना प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं हुआ, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट, इसको कब से जानते हैं आप? बचपन से। ये इक्वेशन अपन नहीं निकाले थे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, वेडनेसडे को, याद है क्या? C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वी, पता है ना आपको? इससे अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, दो तीन किए थे, और एक मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, करे कि नहीं आपने पता नहीं। अब v को इधर भेज दिया तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, ये c अपॉन लैम्बडा। या लैम्बडा को इधर भेजा तो अपन यहाँ पर इसको बोलेंगे v इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। इस पर अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसने लेकर आ गया उसको यहाँ पर और बोला v की जगह पे रख दो इसको। अब v की जगह पे कौन आएगा, c अपॉन लैम्बडा। तो अपनी e इज इक्वल टू h इंटू वी क्या बन जाएगा, e इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। समझाएगी ये? तो सी अपॉन लैम्बडा किसकी जगह आया, v की जगह पर आ गया। तो ये सेकंड फॉर्मूला अपने को मिल गया। ये सारे फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूली भी आएंगी। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और फटाफट ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर 8 हर्ट्ज। कर सकते हैं? इसको पॉज करो, कंटिन्यू है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है? क्वेश्चन नंबर 2, determine the energy of a photon of EM radiation with the wavelength of 600 nanometer। 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है। ओके, आपको एनर्जी निकालना है फोटोन की। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है बल्कि नैनोमीटर में दिया है। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं आप, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच आपको पता है, सी आपको पता है। सी कितना रहता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा दिया हुआ है तो आप रख सकते हैं। (3.3 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। कितना है अब आप लोगों का देखो, (3.3 इंटू 10 टू पावर -19 जूल।